हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ को समझा और कूलम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा। आज हम लोग कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को थोड़े अच्छे लेवल की ओर लेकर के चलते हैं और वेक्टर्स हम को मिक्स करके कुछ सवाल करते हैं और कुछ हम लोग मैकेनिक्स को मिक्स करके सवाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं कल वाला सवाल करा देता हूँ जो मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था एक होमवर्क के तौर पर। आइए, कल का क्वेश्चन था कि अगर एक स्क्वायर है और स्क्वायर के मान लीजिए कि सभी कॉर्नर्स पे ये क्यू चार्ज प्रेजेंट है और इनका साइड ए है, तो फाइंड एफ नेट फोर्स। और मैंने यहाँ पे एरो नहीं दिया है। अगर आपको वेक्टर का ज्ञान है तो आप समझ रहे हैं कि मैंने एरो नहीं दिया, इसका मतलब मुझे नेट फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। लेकिन नेट फोर्स का भले ही मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन नेट फोर्स तक पहुंचने में आपको वेक्टर्स को फेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, फाइंड एफ नेट ऑन क्यू। ठीक है, ऑन एनी ऑफ क्यू, क्यू नहीं एनी ऑफ। ठीक है, यानी किसी भी क्यू पर आपको नेट फोर्स बताना है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, कल का कॉन्सेप्ट याद है जो बताए थे हम कि अगर सेम मैग्नीट्यूड का दो फोर्स होगा 90 पर तो उसका रिजल्टेंट √2f होता है और 45 पर होता है यानी हाफ पर होता है। अगर 60 पर होता है तो √3f होता है रिजल्टेंट और 30 पर होता है। ध्यान होगा, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, पिछले लेक्चर को देख के। चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लो इसकी कहानी करनी है तो पहले एक बात मेरा समझ लो बाबू तुम लोग। ठीक है, कि वेक्टर में क्या है, हालांकि मैंने सवाल करा दिया है कल, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रख लो एक बार। कि देखो जैसे मान लो ना दो चार्ज है। ठीक है, मान लो मैं कहता हूं कि ये Q1 है और ये यहाँ पर ना -Q2 है। एक बात बता, ये Q1 है और अगर ये -Q2 है तो दोनों में प्यार होगा या दुश्मनी? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बिल्कुल दोनों में प्यार आएगा। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे खींचेगा। ठीक है, दोनों की जिंदगी सही चल रही थी, तभी क्या हुआ, Q1 की लाइफ में किसी और का एंट्रेंस हुआ। मान लो यहाँ पर -Q3। अब सोचो क्या होगा, -Q3 अपोजिट है Q1 के नेचर का, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, यानी ये भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो दूसरी भाषा में कहोगे तो ये भी प्यार करेगा इसको, है ना। सोचो क्या होगा। अब समझने वाली बात क्या है कि जो Q1 पर इसने भी फोर्स Q1 पर -Q2 ने भी फोर्स लगाया और Q1 पर -Q3 ने भी फोर्स लगाया। यानी इसने कुछ फोर्स लगाया, मान लो इसे मैं नाम देता हूं F1, और इसने कुछ फोर्स लगाया, मान लो इसे मैं नाम देता हूं F2। ठीक है, तो Q2 के द्वारा Q1 पर कितना फोर्स लगाया गया, अगर ये पूछा जाए तो आंसर इज F1। ठीक है ना। अगर तुम बोलोगे सर Q3 भी तो लगा रहा है, अरे Q3 लगा रहा है उससे क्या, लेकिन Q2 जो लगा रहा है वो वही लगाएगा ना, वो थोड़े चेंज कर जाएगा। Q2 क्या बोलेगा, नहीं वो आ गया तो हम अपना फोर्स ना कम ज्यादा कर लेते हैं, वैसा नहीं होता है। हाँ, टोटल वैल्यू अब बदल जाएगी। जब Q3 नहीं था तो Q2 जो इस पर फोर्स लगा तो सिर्फ F1 था और इस पर सिर्फ F1 ही लग रहा था, और जब Q3 आया तो अब क्या हो गया, टोटल फोर्स F1 भी और F2 भी दोनों हो गया, यानी F1 प्लस F2 होगा। और तब दोनों को जोड़ा जाएगा वेक्टर के लॉ से और कुछ आंसर निकल के आएगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, जो फॉर्मूला मैंने कल बताया था उससे। लेकिन ये तो नेट फोर्स का फॉर्मूला है, यानी इस पर नेट फोर्स तुम निकालोगे F1 प्लस F2 का वेक्टर सम। लेकिन अगर ये बोला जाए कि फोर्स ऑन Q1 ओनली ड्यू टू Q2 तो कोई लेना देना नहीं है F2 से, F1 इज द आंसर। ठीक है, यानी फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, अब उसके आसपास में चार्जेस के प्रेजेंस से दो चार्ज के बीच में लगने वाला नेट फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी अगर 5 चार्ज भी होता है यहाँ पे ना और कोई दो चार्ज के बीच की बात करते फोर्स की, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो बाकियों से इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। चलो, इसीलिए हम लोग वेक्टर सम लगाते हैं जब नेट बोला जाता है। तो अगर यही सवाल बोल दिया जाता कि मान लीजिए बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सी वाले चार्ज पर बी के कारण लगने वाला फोर्स बताए, तब आसान से लगा देते कि Q इंटू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन हमसे नेट फोर्स पूछा है, हमें टोटल फोर्स निकालना है। तो किस पे बोला, किसी पर भी, तो पकड़ो ना, किसी एक को पकड़ लो। चलो इसे पकड़ते हैं, तो इस पे वो किधर फोर्स लगाएगा, सोचो। वो वाला Q इस पे लगाया नीचे की ओर। क्यों लगाया नीचे की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों रिपेल करेगा, तो वो इसको रिपेल किया इधर। अब तुम बोलोगे सर इसने उसे रिपेल नहीं किया, हाँ करेगा, लेकिन हमें फोर्स तो किसी एक ही पे निकालना है ना। हम इसको पकड़ लिए, इसी पे सब फोर्स लगाएंगे। तो ये इस पे इधर फोर्स लगाया, इसे नाम दे देते हैं F1। उम्मीद करते हैं तुम्हें परेशानी नहीं होगी।
सोचो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा इस तरफ, इसको नाम दे देते हैं F2, है ना। और ये जो है ये Q इस पर फोर्स लगाएगा कुछ F3 आई थिंक, है ना। और सोचो अगर स्क्वायर का डायगोनल है तो ये दोनों 45 होगा, तो ये दोनों भी 45 होगा इधर इधर, है ना। अब सोचो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक है, इसीलिए सिर्फ सुनो। F1 है क्या, F1 इस वाले Q के द्वारा इस वाले Q पर लगाया गया फोर्स है। तो कूलम्स लॉ से हम समझते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच K Q1 इंटू Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी K Q इंटू Q बाय A स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आई होप ये दिख रहा होगा, मैं ज्यादा छोटा नहीं लिख रहा हूँ शायद। F2 इक्वल्स टू ये कितना लगाएगा, सिमिलरली के क्यू इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और जो F3 होगा ये कितना होगा, सोचो ध्यान से, मेरे लिखने से पहले सोचो स्क्रीन पॉज करके कि क्या लिखेंगे हम। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है Q, और इस Q और इस Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, सोचो सोचो सोचो, √2a, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2a, और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब चूंकि मैंने तुम्हें बताया है कि अगर दो वेक्टर हो, यानी दो फोर्स हो, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, और दोनों के बीच का एंगल 90 हो, तो तुम क्या करते हो, डायरेक्ट रिजल्टेंट √2f लिख देते हो बाइसेक्ट करके एंगल को, है ना, यानी 90 हो तो 45 पर। तो सोचो मुझे तीनों को जोड़ना है। नेट फोर्स मतलब क्या, यहाँ जरा ध्यान से समझना, वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर तुमने मेरी बात सुनी है थोड़ी सी भी और रिवीजन करके आए हो वेक्टर का, तो तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं होगा। इवन तुमको लगेगा कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ, इजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, F1 F2 को जोड़ो। अब देखो तो हाल समाचार इसका इधर लेते हैं हम लोग, ये F2 है और ये F1 है, लेकिन तुम ध्यान से देखो तो F1 और F2 का तो मैग्नीट्यूड बराबर है यार। तो मैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो F मान लेता हूँ, लेट F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू से। तो जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, √2f, यानी ये √2f क्या आया, इन दोनों का सम F1 और F2 का। सोचो सोचो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ऐसे तैसे नहीं लिख रहा हूँ, समझो, फॉलो करो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो यानी ये क्या आया, √2f आया क्या, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का समेशन जो आया, जोड़ जो आया, उसकी वैल्यू आई मैग्नीट्यूड। इसके डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे किधर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये F1 प्लस F2 जो है √2f आया, लेकिन हम यहाँ उसको नहीं लिखेंगे फिलहाल √2, पहले थोड़ा समझेंगे इसका डायरेक्शन किधर आया, इन दोनों का जोड़ जो है, यानी अब इन दोनों के बदले इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि F1 प्लस F2 ही तो लिखना है, बट F1 प्लस F2 आ गया √2f, लेकिन आया किधर 45 पर। अब स्ट्रेंज बात क्या है कि जो F1 प्लस F2 जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में F3 भी है, तो ये तो संयोग से अच्छा बात हो गया ना, F1 प्लस F2 तुम्हें मालूम है, और सेम डायरेक्शन में जिधर F1 प्लस F2 आ रहा है, F1 अलग नहीं F2 अलग नहीं, F1 प्लस F2 एक साथ, दोनों को जोड़ने पर जो डायरेक्शन आ रहा है उसी डायरेक्शन में F3 है। तो अच्छी बात है ना, इन दोनों का सम सीधा सीधा हो जाए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो F1 प्लस F2 की वैल्यू आई कितनी, √2f। इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे है। तो अगर मैं यहाँ पर F नेट का मैग्नीट्यूड लिखूं सिर्फ, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या, देखो, अगर तुम्हें वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट मालूम है बाबू तो तुम समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको इन दोनों को एक मॉड में ले रहा हूँ, दोनों को एक मॉड में ले रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा वेक्टर और ये एक अलग वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इसकी वैल्यू आई √2f और प्लस इसकी F3। तो √2f, f किसको माने हो, F1 F2 को, जो कि है कितना के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और F3 को देखा जाए तो कितना है के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब अगर तुम के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को कॉमन ले लो बाबू, तो तुमको वैल्यू मिल जाएगी √2 प्लस 1/2, जो अपना आंसर हो गया। तो हाँ, इस टाइप का सवाल आपको मिलता रहेगा, ठीक है।
अब क्या बताऊं आपको, बहुत तरह का हो सकता है। जैसे मैंने ट्रायंगल करा दिया, स्क्वायर करा दिया, अब इसमें और भी कुछ हो सकता है। मैंने क्यू 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 लेकर के थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर दिया। अब यहाँ पे अलग अलग चार्ज अगर ले लेंगे हम, तो फोर्स की वैल्यू बराबर बराबर नहीं आएगी, अलग अलग हो जाएगी। जब बराबर बराबर नहीं होगी तो मैं शॉर्टकट नहीं लगा पाऊंगा, तब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 है ना, ऐसे करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा होगा, पर मैं उतना ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाह रहा। मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ कि फॉलो अप कैसे करना है, ठीक है। चार्जेस की वैल्यू अलग हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा सॉल्व करने का। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ के बजाय क्या कर सकता है, सेंटर पे पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो, है कि नहीं। किसी एक को निगेटिव कर सकता है ना। तो कॉन्सेप्ट वही है। हमने 3 साइड वाला कर लिया, हमने स्क्वायर कर लिया। अब आपको कैसा पूछा सकता है, पेंटागन पूछ सकता है ना, हेक्सागन पूछ सकता है, ऑक्टागन पूछ सकता है। किसी के भी कॉर्नर्स पे चार्जेस को रख देगा और बोलेगा इस पे फोर्स निकालो, तो उस पे फोर्स निकालो। तो मैं एक छोटा सा हेक्सागन वाला करा दे रहा हूँ, 2-3 वेराइटी, मतलब एक में मिला के कुछ कॉन्सेप्चुअल सिमेट्री वाला, और फिर हम लोग थोड़ा अच्छे सवाल की ओर मूव करेंगे। चलिए तो देखते हैं। आओ, जैसे यहाँ पे क्यू है, 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 यहाँ पे Q, ठीक है। और ये एक सेंटर है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। आई होप तुम रेगुलर हेक्सागन मतलब समझते हो, ठीक है। तो सभी की साइड बराबर है, और यहाँ सेंटर पे एक चार्ज है क्यू, ठीक है। मेरे को बोला इस पर नेट फोर्स बताओ। ये सवाल समझ लो तुम एक, ठीक है, एक नया सवाल ही समझ लो इसे तुम। अब तुम सोचो क्या करोगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो है, ये वाला, ये इस पर एक फोर्स इधर लगाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है उधर। सिमिलरली ये भी इस पर एक फोर्स इधर लगाएगा, और ये भी इस पर एक फोर्स इधर लगाएगा, और ये भी इस पर एक फोर्स इधर लगाएगा। ये ऊपर वाला इस पर नीचे लगाएगा, और ये नीचे वाला इस पर ऊपर लगाएगा। देखो, अब हर एक चार्ज जो सेंटर पे फोर्स लगाने वाला था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड एफ नेट ऑन स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू पे ये ऊपर लगा रहा है, वो नीचे लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, और ये इधर लगा रहा है। नहीं, छो चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन किस किस डायरेक्शन में लगा रहा है ये पता चल गया। अब अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचोगे बाबू, तो तुम देखोगे कि चूंकि एक रेगुलर हेक्सागन है, तो इससे जितना डिस्टेंस होगा उतना ही सेंटर का, इससे डिस्टेंस होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका, उतना ही इसका। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक सबका डिस्टेंस अगर तुम मान लो आर ले रहे हो, मान लो, ठीक है, कि आर ले रहे हो सारा, तो सोचो, लॉजिकली सोचो, ठीक है, खुद से सोचो कि ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है नीचे, कितना लगा रहा है, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सोचो ये भी तो इस पर उतना ही लगा रहा है, और जब मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, और बराबर फोर्स लग रहा है, तो यार दोनों दूसरे को कैंसिल करेगा ना। तो सेम ये दोनों और सेम ये दोनों, तो नेट फोर्स तो साला जीरो हो गया ना। अब जो बच्चे नहीं समझे उनको बताता हूँ। मान लो ये ना एक चार्ज है, ठीक है, और इस पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन, यानी इसकी वैल्यू आई 10 न्यूटन, और नीचे भी 10 लग रहा है। तो ये दोनों नेट इस पर कितना लगा रहा है, कुछ नहीं। किसी बॉडी को पकड़ के तुम भी खींचोगे और तुम्हारा दोस्त भी खींचेगा बराबर फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या वो बॉडी मूव करेगा, नहीं ना। तो नेट फोर्स इस पर कितना हो गया, जीरो। तो जब सीमेंट ये तो 6 था तो तुमको अपोजिट अपोजिट दिख गया, लेकिन रियलिटी ये है कि 6 नहीं, अगर 5 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, और सिमेट्रिक रहेगा, रेगुलर डायग्राम रहेगा, और सारे कॉर्नर पे बराबर बराबर मैग्नीट्यूड का चार्ज रहेगा, तो सेंटर पे हमेशा नेट फोर्स जीरो होता है। इसमें कोई दो मतलब कोई डाउट वाला बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। सोचो ऐसे केस में ना, कभी कभी थोड़ा सा मान लो मुझे चेंज करने का मन कर गया सवाल को,
कि नहीं मुझे कैलकुलेट कराना है भाई, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा देखो। मान लो ये क्यू है, ये 2Q है, ये 3Q है, ये 4Q है, ये 5Q है, ये 6Q है, और फिर से रेगुलर हेक्सागन है, और यहाँ पर फिर से एक चार्ज जो है Q प्रेजेंट है, और तुमसे बोला गया कि फिर से उस पर नेट फोर्स बताइए। तो लॉजिकली सोचो तो क्या होगा, देखो ये 6Q इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ऊपर लगाएगा K इंटू 6Q इंटू 3Q बाय डिस्टेंस कुछ R²। लेकिन अगर मैं थोड़ा बोलूँ समझदारी वाला बात, तो देखो क्या करोगे तुम, क्या करना चाहिए तुमको। ऐसे तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, इसका इधर निकालोगे, इसका इधर निकालोगे, इसका इधर, इसका इधर, ऐसे ऐसे। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 3Q प्लस Q। तो देखो Q वाला जो इधर लगाएगा और ये Q वाला जो लगाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बेसिकली 3Q का ना इधर बचेगा। सोचो सोचो, इसको अगर तुम 3Q प्लस 3Q लिखोगे तो एक 3Q गया, तो सिर्फ एक 3Q बचा यहाँ जो ऊपर लगा रहा होगा। ये 2Q और 5Q में देखो, इसको लिखोगे 3Q प्लस 2Q, तो 3Q इस पर इधर फोर्स लगाएगा। अगर तुम्हें डायरेक्ट इतना नहीं समझ में आ रहा तो मैं कर देता हूँ, क्या करूँ देखो, 6Q इधर लगाया, कितना K इंटू 6Q इंटू 3Q/r², वो कितना लगाएगा इस पर, वो लगाएगा K इंटू 3Q इंटू सॉरी 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 K इंटू 3Q इंटू Q/r²। ये इस पे लगाया K Q1 Q2/r² है ना, K 6Q इंटू Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और वो भी लगाया K 3Q इंटू Q/r²। सोचो तुम क्या करोगे, ज्यादा वो है कि ज्यादा ये है, ऑफ कोर्स वो ज्यादा है, वो 6 टाइम्स ये है और ये 3 टाइम्स ये है, तो ज्यादा माइनस कम, यानी 6 में से 3 गया, ऊपर 3 ही बचाना है यार। वही तो मैं कह रहा था कि 6Q को तुम क्या लिख सकते हो, 3Q प्लस 3Q। एक 3Q ऊपर लगाया, एक 3Q नीचे लगाया, ये दोनों खत्म कर दिया अपने आप को, काम ही खत्म हो गया, बचा सिर्फ एक 3Q जो ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो इन दोनों के काम खत्म हो गया आसानी से ना, सिर्फ ऊपर मिल जाएगा एक 3Q के कारण फोर्स। आई होप तुम समझ पा रहे होगे, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ देखो। तो इस पे क्या आ जाएगा, ऊपर एक फोर्स आ गया कितना, K इंटू 3Q इंटू Q/r² या a² जो कहो। यहाँ 4Q है, तो ये इधर लगाएगा कितना, 3Q प्लस Q कैंसिल हो जाएगा, तो इधर लग जाएगा फिर से वही। ठीक है, ओके। इसको देखो 5 और 2, यानी 5 उधर 2 इधर, यानी 3 इधर। ओके, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो तो गया, यही तो है, खत्म बात। देखो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, टोटल हो गया 120 डिग्री। और अगर तुम्हें मेरी बात थोड़ी भी याद है तो याद करो, ये तीनों का मैग्नीट्यूड चूंकि बराबर है, तो तुम लिख सकते हो इसको, अगर F1 नेट F1 इसको मान सकते हो, इसको अगर F3 मान सकते हो, इसको अगर F2 मान सकते हो, तो दो फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर और एंगल 120 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम इधर आएगा। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ K इंटू 3KQ/r², ये आंसर हो जाएगा। अगर तुम थोड़ा सा अपना वेक्टर्स लगा करके सॉल्व कर लोगे, आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों देखो 120 पे, तो रिजल्टेंट इसका 60 पे आएगा, और ये ऑलरेडी 60 पर है, तो दोनों जुट जाएगा, तो 2 टाइम्स। ठीक है, वो तुम्हारा आंसर रहा। अब अगर सिमेट्री में याद रखना कि अगर ऐसा ऐसा टाइप मिला, जैसे देखो मान लो ये सवाल होता और एकदम क्यू 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 सब जगह होता, सेंटर पे भी कुछ क्यू होता, बताओ नेट फोर्स कितना, 0। यहाँ पे नेट फोर्स कितना, 0। मान लो पेंटागन होता, ठीक है, रेगुलर पेंटागन होता, बराबर 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 साइड का, सब पे क्यू 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 होता। ठीक है, यहाँ पे क्यू होता, नेट फोर्स बताओ, 0 सीधा। ठीक है ना, तो अगर सिमेट्रिक फिगर होगा तो सेंटर पे हमेशा नेट फोर्स क्या होगा, 0। अब हम लोग थोड़ा अच्छा कैलकुलेटिव सवाल पे आ रहे हैं, आओ देखो।
अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड Q बाय Q such that Q is in equilibrium। ठीक है, ऐसा दो सवाल है एक्चुअली। ठीक है, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, एक मैं बनाता हूँ और दूसरा मैं आपको बनाने के लिए दे देता हूँ, आप उसे घर पे बनाना, उसका आंसर मैं लिख दूंगा कि क्या आएगा। ठीक है, चलिए पहले इसे बनाते हैं जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है, ये रहा, सॉरी ये छोटा क्यू है यहाँ पर, ये भी छोटा क्यू है, ये भी छोटा क्यू है और ये भी छोटा क्यू है, लेकिन सेंटर में एक चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है, आपसे बोला गया कि कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू की कुछ वैल्यू इस तरीके से बताइए कि जो छोटा क्यू है वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है ना, यानी छोटा क्यू इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। आपका सवाल ये है। अब लॉजिकली तुम सोच के देखो कि इस पर ये भी ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा और ये भी इधर लगाएगा, सब दूसरी तरफ ही लगा रहा है। लॉजिकली सोचो, यहाँ पे देखो, इसी को देखो, इस पर ऊपर वाला किधर लगाएगा, नीचे, ये वाला किधर लगाएगा, इधर, वो पॉजिटिव वाला भी रिपेल करके इधर लगाएगा और ये पॉजिटिव वाला भी रिपेल करके इधर लगाएगा, तो ये दोनों जुट के भी इधर ही आ जाएगा और ये पहले से इधर है। जब सब कुछ इधर लग गया तो नेट कभी जीरो होने वाला है क्या? नहीं ना। फिर बोल रहा है कि सच दैट क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब ये वाला ना निगेटिव हो। अगर सोचो वो निगेटिव होगा तो वो इधर खींच लेगा, तो इन दोनों का और इसका जो समेशन इधर आएगा नेट, इसको बैलेंस कौन करेगा? ये करेगा। अगर तुम्हें मेरी बात ये इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैं थोड़ा तुम्हें हिंदी में बताता हूँ। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा करते हैं कि सच दैट क्यू इज इन इक्विलिब्रियम ना, मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ कि एफ नेट ऑन क्यू इज जीरो, यही हुआ ना। तो चलो एफ नेट पहले निकालते हैं। एफ नेट आएगा कितना, आओ चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। चलो तो चलो एक को पकड़ते हैं इससे पहले। चलो सर हेल्प करो, वो क्यू इस पर कितना फोर्स लगाएगा नीचे? कुछ मान लेते हैं भाई, F1 लगा रहा है। ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएगी सब बताओ, सब बताओ, फटाफट फटाफट बोलो। F1 कितनी हो जाएगी? K Q इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत स्लो बता रहा हूँ। F2 कितनी हो जाएगी? ये इसको इधर रिपेल करेगा तो होगा K इंटू क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, तो F3 कितना हो जाएगा? F3 हो जाएगा K इंटू क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस √2a, तो √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। और फिर से एक फोर्स बच रहा है F4, जो Q लगाएगा, ये लगाएगा इस पर। इसको मैं इस पेन से इस कलर से दिखा दे रहा हूँ जो उसका है, ठीक है ना, ये लगाएगा F4। और वो कितना हो जाएगा? सोच के देखो कितना हो जाएगा। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे क्या? हाफ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल होता है √2a, √2a का आधा होता है a बाय √2, √2a का आधा है √2a/2 यानी a/√2। तो ये हो गया k q कैपिटल Q बाय a/√2 का होल स्क्वायर, यानी a/√2 का होल स्क्वायर मतलब a²/2। ठीक है, अब मेरे को F1 F2 F3 F4 सब मिल गया, बट द क्वेश्चन इज कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। चलो निकालते हैं नेट फोर्स क्या है। आओ देखो, एक बात तुम्हें पता चल गया, F3 और F4 तो सेम डायरेक्शन में है, यानी नेट फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? समझने वाली बात है, जरा भाई ध्यान दें इधर। एफ नेट इज व्हाट? सबका वेक्टर सम। ठीक है, ये F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 वैक्टोरियली जोड़। तो पहले मैं ना इसको दो टुकड़ा में बांटता हूँ, F1 प्लस F2 को, F3 प्लस F4 को। ऐसा क्यों कर रहा हूँ सोच के देखो। देखो F3 और F4 सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये आसान हो गया, इसको डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। यानी मैं F3 को डायरेक्ट लिख सकता हूँ K
क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ k इंटू क्यू बाय a स्क्वायर। क्वेश्चन है f1 और f2 को जोड़ना। तो सोचो f1 f2 को जोड़ोगे, ठीक है। इसके लिए ना ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा सा एक बार और लिख देता हूँ, रुक जाओ, इसे मॉड लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसा देख, क्यों f3 f4 का डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों को मैं एक एक करके जोड़ लिए। लेकिन अगर तुम f1 प्लस f2 को देखो तो अलग डायरेक्शन, लेकिन अगर इन दोनों को तुम जोड़ोगे f1 प्लस f2 को, देखो समझदारी से थोड़ा सा, अगर तुम f1 और f2 को जोड़ोगे तो अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट 45 पर ही आएगा। और ये भाई लोग पहले से प्रेजेंट है 45 पे, यानी f1 प्लस f2 का जो सम आएगा वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इन दोनों का मॉड कितना आता है, चल भाई बहुत हो गया, √2f होता है यार। तो क्या लिखोगे इसकी जगह, √2f यानी √2 टाइम्स KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो चलो देखें जरा एफ नेट क्या आ रहा है, KQ स्क्वायर KQ बाय a स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा कितना, √2q प्लस q बाय 2 प्लस क्या हो गया 2q, ये हुआ नेट फोर्स, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम से क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एफ नेट 0 है, यानी तुम लिखोगे ये पूरा टर्म एफ नेट बराबर 0 के लिए, देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, k 0 हो नहीं सकता, q 0 हो नहीं सकता, a 0 हो नहीं सकता, तो बच क्या जाता है टर्म, √2q प्लस q बाय 2 प्लस 2q इक्वल्स टू 0। या मैं लिख सकता हूं कि 2q इक्वल्स टू माइनस √2 प्लस q बाय 2। तो सोचो q अगर तुम कॉमन ले लो वहां से और इधर ला दो तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा q बाय क्यू इक्वल्स टू माइनस √2 प्लस 1/2 या q बाय क्यू इक्वल्स टू माइनस 2√2 प्लस 1/4। ये आंसर होगा इसका। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हालांकि मैंने बताया बहुत अच्छे से, अगर तुम कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्व कर सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो तो फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड q बाय क्यू सच दैट q इज इन इक्विलिब्रियम। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जो तुम्हें देख के लगे कि साला तो मेरे से नहीं होगा, कुछ मत करो, सिर्फ स्टेप फॉलो करो जो बोला गया है। क्या बोला गया, ये तो मांगा ही है और क्लू क्या दिया है, सच दैट q इज इन इक्विलिब्रियम। अरे कोई भी q ले लो, और इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या, नेट फोर्स 0 होना, तो पहले नेट फोर्स निकालोगे तब तो 0 करोगे ना, उतना फॉलो करो, वो ऑटोमेटिकली तुमको दिखा देगा कि आंसर आने वाला है। कैलकुलेशन से नहीं घबराओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा नहीं, मैं दे देता हूँ आंसर, मैं बता दूंगा। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था इसीलिए मैंने इसे करा दिया, इसका आंसर थोड़ा ज्यादा गंदा है। उसका आंसर सीधा है 2√2, ठीक है, 2√2 या माइनस 2√2 ऐसे ही कुछ आएगा, बट आएगा 2√2 ही, ठीक है। तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप इसे करके रखना घर से। बस यहाँ पर चेंज क्या है, Q, और यहाँ पर सवाल में जो चेंज है वो है, इसे नोट कर लेना, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। हाँ, अब देखो वो मैं साइड हुआ ताकि तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिले या पॉज करके देखने का, है ना, तुम समझदार हो। हाँ देखो, फाइंड q बाय क्यू सच दैट q इज इन इक्विलिब्रियम, यही है आपका सवाल। और आपका आंसर क्या है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मॉड की बात कर दूं तो 2√2, ठीक है। या आंसर माइनस 2√2 आ सकता है, अगर q बाय क्यू का निकालोगे तो माइनस 2√2 आएगा,
यही तुम्हारा आंसर है। अब इसे तुम करके रखना, और चाहो तो नोट कर सकते हो उसे तुम। अब आगे कुछ सवाल करते हैं जो और थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, ठीक है। इट्स नॉट गोना बी इजी, तो इसे ध्यान से देखेंगे आप, है ना। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ अब। सो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा होगा, देखो। इसका कहना है कि यहाँ एक चार्ज है क्यू, यहाँ भी एक चार्ज है क्यू, ठीक है। इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर एक एक्सिस जैसा लाइन है, और मेरे से बोला गया है कि इस लाइन पर ना कहीं पर मान लो कि एक चार्ज क्यू रखते हैं, ठीक है। कहीं पर रखते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पे, कुछ दूरी है, एक्स मान लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर रख लेते हैं या एक्स रख लेते हैं। तो ये कुछ फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा इधर, ये इस पे लगाएगा इधर, तो कुछ फोर्स लगेगा टोटल ना, इस पे जोड़ बोड़ के कुछ तो लगेगा, इतना तो मानते हो। बट क्वेश्चन ये है कि इसको कहाँ पे रखें कि फोर्स सबसे ज्यादा लगे। नहीं समझ में आया होगा, आई नो। अब समझाते हैं। सवाल पहले समझो, फिर आंसर के बारे में सोचना पे। तो बताओ कि अगर तुम इस चार्ज को यहाँ रख दो, यानी अगर x जीरो कर दो, तो क्या हो जाएगा। देखो, वो q इस q पर इधर फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, ये इस पर उधर लगाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मेरे से जीरो तो नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम मांग रहा है। ओके, दूर लेके चलो। कहाँ लेके जाओगे, अनंत पे लेके चलो, कहीं अनंत है, सोचो। अनंत पर जाओगे तो दूरी अगर अनंत हो जाएगी तो f बराबर, जो तुम लिखोगे k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, उसमें r अगर अनंत हो गया तो फोर्स तो जीरो हो जाएगा। यानी आंसर जो है ना ही जीरो हो सकता है ना ही अनंत हो सकता है, आंसर यहाँ से वहां के बीच में ही होगा। तुम्हें कैसे पता, सोच के देखो। यहाँ x बराबर जीरो पर जीरो है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है। सोचो सोचो, अगर मुझे ग्राफ खींचना हो, ये है फोर्स और ये है डिस्टेंस x, तो शुरू में तो जीरो है और अनंत पे भी जीरो है, x की वैल्यू अनंत के लिए भी जीरो है। इसका मतलब वैल्यू बढ़ी है पहले, और बढ़ते बढ़ते कहीं जा करके मैक्सिमम हुई है, फिर घटते घटते जीरो हो गई है। मुझे तो इसका मतलब यही समझ में आता है, तुम्हें तुम्हारा मुझे पता नहीं। सोच के देखो, यहाँ पर वैल्यू फोर्स की वैल्यू जीरो है क्यू पर, इसका मतलब आगे बढ़ने पर बढ़ रहा होगा ना, है कि नहीं। फोर्स बढ़ रहा होगा, क्योंकि तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि अगर यहाँ रखा रहेगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इसको लेके जाएगा इधर। यानी अगर तुम यहाँ छोड़ दोगे तो उधर भागेगा। लेकिन सवाल है, अनंत पे जाके तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब फोर्स अनंत पे तो जीरो हुआ, तो इसका मतलब घट रहा है ना, अनंत के पहले तो घटता जा रहा था इधर से, तब ना जीरो हुआ। इसका मतलब इधर से बढ़ा और उधर घट के जीरो हुआ, तो बीच में कहीं तो मैक्सिमम रहा होगा। घुसा। तो यही क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x such that q experiences मैक्सिमम फोर्स, यानी q जो है मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करे। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये x की वैल्यू मुझे नहीं पता कि क्या होगी फिलहाल, लेकिन जब जहां कहीं भी ये पार्टिकल है, x की वैल्यू गोली मारो, पहले फोर्स लग कितना रहा ये तो देख लो। मैक्सिमम मिनिमम तो हम लोग बाद में कर ही लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम से। देखो, वो इस पे कुछ फोर्स लगाया,
लेट्स से एफ, ये भी इस पर फोर्स लगाया इधर। तुम अगर समझदार हो तो तुम देखोगे कि चार्ज वही है, इस केस में भी वही क्यू है, वही Q1 Q2 है, इस केस में भी वही Q1 Q2 है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही है जो यहाँ से यहाँ तक की है। क्यों? क्योंकि ये x है, अगर ये x है ये l है, तो ये x है ये l है, तो ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी अगर मैं F1 F2 मान लूँ ऐसे ही, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है ना यार, तो क्या F1 F2 मानूंगा, मैं वेक्टर साइन तो दे नहीं रहा, तो इसे f मान लेता हूँ। तो सोचो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉमन सेंस से यार, है ना, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा। ध्यान सुन, f का एक कंपोनेंट इधर क्या आएगा, f cos थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर जाएगा f cos थीटा। दूसरी ओर इधर जो कंपोनेंट होगा वो आएगा f sin थीटा, और इस तरफ जो आएगा वो भी होगा f sin थीटा। अब मुझे तुम्हें दोनों को पता है कि देखो f sin थीटा का डायरेक्शन उल्टा है और मैग्नीट्यूड बराबर है। आपको कैसे पता सर मैग्नीट्यूड बराबर? अरे भाई f का तो मैग्नीट्यूड बराबर ही है ना, k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों ही केस के लिए k भी सेम, q भी सेम, Q2 भी सेम, r भी सेम, तो f सेम ही है। साइन थीटा तो सामने में ही सेम दिख रहा है क्योंकि दोनों के एंगल बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा। यानी इस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जो लग रहा है F net on Q is how much? 2f cos theta, f cos theta प्लस f cos theta। अब क्वेश्चन है कि f कितना लग रहा है, जो वैल्यू वहां रखना है, तो f कितना है, k इंटू Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है ये, इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए हम लोग 2 टाइम्स ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्वेश्चन है cos थीटा, ध्यान से देखो, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। आई थिंक सो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने ना? हाँ नहीं किया, देख, यस, हाँ है ना, ये थीटा है, ये क्या हो गया, तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार, ये थीटा है तो ये थीटा, इतना ड्रामा क्या करना, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये ऐसे, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, यस सीधा। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू b अपॉन h, यानी x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। या इसे थोड़ा अगर तुम स्टाइल मार के लिखना चाहो, x अपॉन ये, तो क्या हो गया, k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू 2। देखो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है अगर समझदार हो तो, x बाय इन दोनों को देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ है, तो दोनों को जोड़ सकते हो, 3/2 आया। देख, बड़ा Q छोटा Q कोई चेंज नहीं कर रहा, चेंज कर रहा है तो सिर्फ डिस्टेंस x है ना, L भी चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से कल क्या सीखे हैं कि अगर कोई भी फोर्स है वो x का फंक्शन है और वेरी कर रहा है x के साथ, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में और जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो चलो कर ही देते हैं, फिर सोच विचार क्या कर रहे हैं ना, तो सोचो, for f to be f max, for f to be f max क्या हो जाएगा, df by dx इक्वल्स टू जीरो। तो पहले तो भैया df by dx ही कर लेते हैं, जीरो बाद में कर लेंगे क्या। देखिए कांस्टेंट है, इसको तो भूल जाओ, डिफरेंशिएशन उसका करना है, और वो भाई साहब देख लो किस फॉर्मेट में है, u by v के फॉर्मेट में है, ठीक है ना, x बाय, इन केस आप महानुभावों को नहीं आता हो कि u बाय v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, देख लीजिए। नीचे स्क्वायर, यहाँ पर v आएगा,
फिर u का डिफरेंशिएशन माइनस u आएगा, फिर v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे v कौन है, ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो समझदारी से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 बच जाएगा ऊपर पावर में। इसका स्क्वायर करोगे यार तो इंटू 2 होगा ना, 2 2 कटेगा, 3 बचेगा। और फिर ऊपर क्या है, सिर्फ v लिखना है तो इसको लिख दो, इंटू u का डिफरेंशिएशन यानी dx बाई dx 1 माइनस u को लिखना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, हाँ इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो x की पावर n जैसा ही चेन रूल पे काम करेगा, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ भैया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस लो लिख दे रहे हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 बाई डी एक्स। जरा सा रुक जाओ, तुम्हारे लिए मैं बाउंड्री लाइन दे देता हूँ। ठीक है, ये है, तो क्या हो रहा है देखो जरा, और हाँ इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर भी करना है। ठीक है, तो चलो देख लें जरा इसका कहानी। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो x की पावर n के फॉर्मेट पे है, तो नीचे ये आना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तुम्हें अगर डिफ्रेंशिएशन आता हो तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 में से 1 गया यानी 2/2 गया, तो 1/2 बचा। और चूंकि चेन रूल है तो एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा जो कि 2x हो जाएगा, और बाय नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। अगर ध्यान से देखो तो ये 2 कट गया, अब किधर ले चलूं भाई तुम्हें, अब देखो यहाँ करने की कोशिश करता हूँ, इसे मिटा दूं क्या, इसे 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 मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, कॉमन ले लें क्या, जरा देखो तो क्या कॉमन आएगा, पावर हाफ, उसके पास हाफ है, इसके पास 3/2 है, हाफ कॉमन आ जाएगा, तो इसके पास बचेगा 1, है ना। ये जैसे यहाँ पर देखो 1 और हाफ मिलके 3/2 हुआ था, वैसे इसको तोड़ोगे 1 और हाफ में तो हाफ कॉमन आया तो 1 बचा, पावर माइनस वहाँ क्या बच गया, ये तो निकल गया है, तो x इंटू एक्स 3x स्क्वायर और बाय की पावर 3 इक्वल्स टू 0। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म को तुम उठा के फेंक दो दूसरी तरफ, है ना, तो बचा क्या बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर यानी माइनस 2x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो दूसरी तरफ जाकर के हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाय 2, या मैं कह सकता हूँ x बराबर एल बाय √2, और चाहो तो प्लस माइनस भी कर सकते हो। ये प्लस माइनस एल बाय √2 का क्या मतलब हुआ कि अगर इधर राइट की ओर तुमने लिया है प्लस में सारी वैल्यू चूंकि तुमने लिया है, तो यहाँ से एल बाय √2 के डिस्टेंस पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और अगर इधर उल्टा चाहोगे तो भी तो सेम ही सिचुएशन होगा ना, तो माइनस एल बाय √2 पर तुमको फोर्स मैक्सिमम मिलेगा। इसको सिर्फ कोई सवाल मत समझ लो कि सर आपने एक टफ सवाल करा दिया इसे छोड़ देते हैं, नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है। रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे ना तुम आगे चल के, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यार, यहाँ से क्यू हट जाएगा, बस 1 कूलम आ जाएगा, यानी कुछ नहीं होगा, छोटी क्यू की जगह सब जगह तुम 1 भर दो, तो बेसिकली देखो वो क्यू का तो कोई यूज यहाँ पे रहा नहीं है डिफरेंशिएशन करने में, तो बेसिकली आंसर यही आता है निकल के जाके। तो जब मैं रिंग बताऊंगा तो रिंग का बस कॉन्सेप्ट बता दूंगा, रिंग का डायग्राम कैसे बना है सोच के देखो यार, अगर एक रिंग होगा ऐसे तो इसकी भी तो एक्सिस बीचों बीच ऐसे ही आएगी ना, तो सोचो इस पे चार्ज, ये देखो अगर इस पे चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे सोचो इस पे पूरा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये दो चार्ज का पेयर बनाओगे ऐसे 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 ऐसे, तो रिंग ही मिलेगा ना। तो हर 2 चार्ज के पेयर के लिए जो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा या फील्ड मिलेगा वो तो L/√2 पे ही मिलेगा,
तो हर दो चार्ज के पेयर के लिए, दो चार्ज के पेयर के लिए अगर L/√2 पर ही मिल रहा है तो पूरे रिंग के लिए भी L/√2 पर ही मिलेगा। तो ये तुम्हारा अपना सिर्फ एक सवाल ही नहीं बल्कि अपने आप में एक कॉन्सेप्ट भी है, और अच्छा सवाल था। इसे एक बार घर में खुद से बनाना, समझना, कोई खास बात वैसे नहीं है अगर तुम्हें ये डिफरेंशिएशन आता हो तो, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू x/√2 पर हो गई। अब मैं चलता हूँ। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे करोगे? ग्राफ मैंने भी बताया था ना, डायरेक्ट ऐसे करके कि देखो 0 पर तो फोर्स 0 था और इन्फिनिटी पर भी 0 था फोर्स, और ये x यहाँ से ऐसे गया और ऐसे कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा किस पर हो रहा है? L/√2 पर, ठीक है। ये f है, ये वाला एक्सिस f का, और ये x का। इन्फिनिटी पे भैया 0 है, यहाँ भी 0 है। मैक्सिमम भाई साहब कहाँ पर है? L/√2 पर। अगर इसको तुम f max लिखना चाहो ऐसे, ठीक है, और उल्टा करोगे तो ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव में। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे यार। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। एक आध सवाल और कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग फिर कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा लंबा होगा। आइए, ये सवाल हल्का है, ये वैसे उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसा मैंने बाकी कराया है। ये मान लो एक्स एक्सिस है ऐसे, और ये ओरिजिन है यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है। ये 1 मीटर है 1 कूलम, ये 2 मीटर है ये 8 कूलम, ये 3 मीटर है ये 27 कूलम है, और ऐसे करते करते 10 मीटर पर 1000 कूलम चार्ज है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड नेट फोर्स ऑन +1 कूलम एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर जो +1 कूलम चार्ज है उस पर नेट फोर्स तुम्हें बताना है। तो कैसे बताओगे? सोचो, अगर तुम दिमाग लगाओ तो ये पॉजिटिव, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसको फिर इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। सारा फोर्स जो, सारा चार्जेस जो है एक से लेकर के 1000 कूलम तक का, सब इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो जब सब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो सारे के फोर्स को निकाल के जोड़ देना है। यस, तो सोचो पहले एक के कारण कितना लगेगा फोर्स ऑन +1 कूलम ड्यू टू 1 कूलम कितना हो जाएगा? F1 मान के चलो तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R², और F2 मान के चलो तो फोर्स ऑन +1 कूलम ड्यू टू क्या 8 कूलम कितना हो जाएगा? K इंटू 8 इंटू 1 बाय 2², फिर ऐसे ही फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू 27 कूलम, यानी F3 अगर बोलो कितना हो जाएगा? K इंटू 27 इंटू 1 बाय 3²। अगर तुम थोड़ा समझदारी से देखो ऐसे, तो फोर्स ऑन +1 कूलम ड्यू टू 1000 कूलम, यानी F10 इक्वल्स टू कितना हो रहा है? K इंटू 1000 इंटू 1 बाय 10²। तो तुम सोचो जरा, क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो K इंटू 2 का क्यूब बाय 2², है कि नहीं, यानी 2K। तो सोचो इसको लिख सकते हो K इंटू 3 का क्यूब बाय 3²,
यानी 3k, तो कॉमन सेंस से ये कितना होगा 10k। तो नेट फोर्स क्या है, सबको जोड़ना ही तो है ना, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, पहला कितना है k, तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस अब सो ऑन टू कितना 10k। k कॉमन ले लोगे तो 1 से 10 तक का सम ही तो करना है, 1 से 10 तक का सम कितना होता है 55, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी 1 से लेकर के जितना तक का सम करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हो, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी 10 तक का सम करें 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, तो 5 इंटू 11 55, यानी आंसर आ गया 55k। ये k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, चाहो तो तुम वैल्यू रख करके इसको यहाँ पे मान ले सकते हो, है ना। तो ये सवाल हो गया। मैं एक और करा दे रहा हूँ अच्छा सा, एक सीरीज पे सवाल है, फिर हम लोग अगले क्लास में करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, मिलेंगे तो कर लेते हैं। ये -2 कूलम है, अब ये 3 कूलम है, फिर वैसे ही प्लस फिर माइनस, ऐसे करते 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 इंफिनिटी तक चार्ज है इस बार, ठीक है ना। इस बार कोई 10-20 तक नहीं है, इस बार इनफाइनाइट तक ऐसा सीरीज है, 1 -2 3 -4 ऐसे करते करते, ठीक है, इनफाइनाइट तक। सेम सवाल है इस बार फिर से। इस बार तुम क्या करोगे, इस बार तो सारा एक तरफ नहीं है, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, है ना, ऐसा सवाल है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप देखो। एक बात तुम्हें समझ में आता है ना, कि अगर एक के कारण इधर लेंगे तो दूसरे के कारण इधर लेंगे, यानी अगर एक को प्लस में ले रहे हैं तो दूसरे को माइनस में लेना पड़ेगा। अगर इतना समझते हो तो सवाल तुम्हारा हो जाएगा। आओ देखो, नेट फोर्स इक्वल टू क्या, इसके कारण कितना फोर्स लेगा, चल यार बोलो बोलो बोलो, k इंटू 1 इंटू 1/1², ओके। इसके कारण माइनस देना पड़ेगा, हाँ, तो k इंटू क्या लिखोगे 2 इंटू 1/2², कम ऑन, प्लस k इंटू प्लस मैंने क्यों लिया समझ में आया ना, प्लस है तो k इंटू 3 इंटू 1/3²। इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस मान रहे हैं और इधर को नेगेटिव, तो अगर ये इसको इधर रिपेल कर रहा है तो प्लस, और अगर ये ब्लू वाला इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है तो माइनस, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचो फिर माइनस होगा, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा, तो सोचो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं तो k, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया 2 से 2 कटा, तो क्या हो गया k/2, है ना, प्लस क्या लिखोगे k/3 ऐसे चल रहा है, माइनस k/4 ऐसे ही जाएगा, सोच के देखो। अगर तुम k कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ऐसे जा रहा है कि नहीं। तो अगर तुम एक सीरीज तुम्हें आता हो, तुम्हें सीरीज एंड सीक्वेंस में तुम्हारे मैथ वाले सर अगर पढ़ाए हो, या अगर किसी का मैथ नहीं है तो सीरीज याद रख लो, ln 1 + x इक्वल्स टू x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x²/4, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक का सीरीज होता है। तो सोचो अगर इसमें x की वैल्यू अगर तुम 1 भर दो, इफ x इक्वल्स टू 1, तो क्या मिल जाएगा ln 1 + 1 2, वहाँ 1 भरो, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, क्या वही चीज यहाँ दिख रहा है तुमको, देखो ध्यान से, तो हाँ वही दिख रहा है। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी है ln 2 log 2, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। तो आज मैंने कुछ कुछ अच्छे सवाल कराए हैं तुम्हें, तुम इसे देखोगे ढंग से, थोड़ा समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कल मैं तुमसे मिलता हूँ कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में भी कुछ एसएचएम के सवाल कराऊँ, कुछ और अच्छे अच्छे ढंग के सवाल लेके आऊँगा, और अगली क्लास में फिर कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं। तब तक इसे रिविजन करते रहो, पढ़ते रहो। टेक केयर, बाय।